अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पीपीसी के कुछ आपको लिंक्स दी थी। पीपीसी का हमने आपको ओरिजिन बताया था। पीपीसी क्या है हमने आपको वो बताया था। पीपीसी कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है और जनरल एक्सेप्शंस पीपीसी में हम किस तरह से किन सरकमस्टेंसेस में लेते हैं। मिटिगेटिंग सरकमस्टेंस क्या होते हैं, एग्रावेटिंग सरकमस्टेंसेस क्या होते हैं, कल वो भी मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया। और उसके अंदर मैंने थेफ्ट की आपको डेफिनेशन बताई। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि डेफिनेशन क्लास जो होता है, हर स्टेट्यूट का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है और उसमें ए बी सी डी या रोमन में 1 2 3 4 उसके अंदर या जनरल क्लास एक्ट में या हर स्टेट्यूट में इस तरह से होता है। लेकिन वाहिद स्टेट्यूट पीपीसी है जिसके अंदर हर डेफिनेशन का एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट सेक्शन है। फिर भी मैंने आपको ये भी बताया कि इसके अंदर चूंकि पूरी पीपीसी को इंटायर पीपीसी को हमें जनरल एक्सेप्शंस में लेना पड़ता है और पीपीसी को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसकी एक्सप्लेनेशन को, इलस्ट्रेशंस को और डेफिनेशंस को हम नहीं समझेंगे। अच्छा, आपको कल मैंने ये भी बताया था कि पीपीसी वाहिद स्टेट्यूट है जो सब्सटेंशियल लॉ होने के बावजूद भी अपने जो डेफिनेशंस हैं वो खुद प्रोवाइड करता है और एज पर सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी के सीआरपीसी पीपीसी को इंटायर प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। पीपीसी वर्चुअली इट इज अ सब्सटेंशियल लॉ, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोवाइड करता है सीआरपीसी। लेकिन सीआरपीसी का ओरिजिन जो मैंने फर्स्ट डे आपको लेक्चर दिया था वो प्रोसीजरल लॉ नहीं है, वो एडजेक्टिव लॉ है। क्योंकि खाली सीआरपीसी का प्रोसीजर पीपीसी की इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट के अंदर सफिशिएंट नहीं है। और भी बहुत सारे स्टेट्यूट्स हैं जो सीआरपीसी को ऐड करते हैं और प्रोसीजर में ऐड करते हैं और उसमें फिर पीपीसी का जो पिनल प्रोविजन है उसके अंदर उसका प्रोसीजर कंप्लीट होता है। मसलन मैंने आपको पहले ये भी मिसाल दी थी कि अभी कानूनी शहादत आर्डर भी हालांकि एविडेंस के तौर पर आता है, लेकिन एविडेंस से पहले पीपीसी के अंदर बारो करता है सीआरपीसी। जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन पीरियड है और आइडेंटिफिकेशन पीरियड का प्रोसीजर आर्टिकल 22 कानूनी शहादत आर्डर में ज़रूर है, लेकिन उसका जो मेन प्रोसीजर है कि भाई किस तरह से ये परेड होगी, कोर्ट में किस तरह से होगी, कितने डमीज इसके अंदर मिक्सअप होंगे, मजिस्ट्रेट को क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये सारा जो भी प्रोसीजर है वो पीपीसी उसके अंदर पुलिस रूल्स के अंदर दिया गया है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको प्रोसीजर के लिए और भी बहुत सारे स्टेट्यूट्स होते हैं, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी पुलिस गाइड रूल्स हैं और सिंध फेडरल कैपिटल क्रिमिनल सर्कुलर्स हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको मैंने थोड़ा रिवाइव भी की और रिकलेक्ट कराई आपको कि कम से कम आप जो ऑनवर्ड अभी लेक्चर है वो समझें। कल पीपीसी का मुकम्मल जो उसके क्रिमिनल की लिंक थी, पिनल की लिंक्स थी, उस पर मैंने 2 घंटे आपको एक डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली वो अपना लेक्चर दिया। और फिर मैंने आपको आगे कहा कि जो आज की हमारी लिंक्स होंगी वो टिपिकल होंगी और पीपीसी के अंदर अब सिविल लॉ आएगा। कल मैंने आपको ये कहा था। और सिविल लॉ पीपीसी के अंदर कैसे आता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पीपीसी इज पिनल लॉ, एक्सक्लूसिवली पिनल लॉ, और उसके अंदर सिविल लॉ कैसे आता है, वो हम किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आज हमारी लिंक्स उस सिलसिले में है और हम आपको आगे लेके चलते हैं। हमारी स्क्रीन पे आप आए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है द फॉलोइंग आर द लिंक्स टू बी डिस्कस्ड अहेड। व्हाट आर दोज लिंक्स? Section 403 and 405 PPC, Section 71, 148, 154, 167, 168, 169 Contract Act, Section 88 CPC read with Order 35 CPC,
Section 82 and 83 and 75 PPC. Section 10 Special Relief Act. Article 116 Qanun Shahad Order 1984 और Section 520, 520A and 524 CRPC. Now we will discuss the definition of Section 403 PPC. ठीक है ना? अभी in the start हम आपके साथ डेफिनेशन 403 CRPC की आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये डेफिनेशन है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की। ठीक है ना? तो आप इस लेक्चर में थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको बहुत, आज के लेक्चर का तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होती है, अभी उसकी डेफिनेशन है Whoever, ये आपकी पीपीसी की डेफिनेशन, आप स्क्रीन पे आए, मेरे साथ स्क्रीन पे रहें, हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। Whoever dishonestly misappropriates or, देखिए आर पे जब मैं आया तो मैंने कहा आपको एक बात जरूर बताऊं कि आर और एंड दो ऐसे लीगल टर्म्स हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर एक हम उस पे एक एम्फेसिस हमारा होता है, क्योंकि आर वो है जो डिसजंक्ट होता है। डिसजंक्ट का मकसद ये है कि जब हमने यहाँ आर आया, whoever dishonestly misappropriates आर मीन्स, अभी अगर एंड होता तो हम इस सेंटेंस को नीचे वाले सेंटेंस के साथ मिलाकर पढ़ते, और आर का मकसद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मकसद ये है कि हम ऊपर वाला जो ये पार्ट है नीचे वाले पार्ट से हम इसको यानी अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो अभी इसको हम अलग पढ़ेंगे, इसको हम अलग पढ़ेंगे। आर कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज any movable property shall be punished for a term which may extend 2 years or with fine or with both। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है कि कोई बंदा डिसऑनेस्टली, फोकसेस ऑन डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्टली कोई चीज मिसअप्रोप्रिएट करता है, या वो चीज जो है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अपने यूज में, पर्सनल यूज में लाता है, लेकिन मेरी चीज उसके के पास पहुंची कैसे, जो मेरी चीज वो अपने पर्सनल यूज में लाता है वो नीचे है। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, कल मैंने आपको इलाबोरेटली समझाया था कि डिसऑनेस्टली का मकसद ये है काजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। कल मैंने आपको इस पे डिटेल लेक्चर दिया था डेफिनेशन डिसऑनेस्ट का, और मैंने डिक्शनरी रेफरेंसेस से और लॉ के रेफरेंसेस से ये भी आपको बताया था कि डिसऑनेस्ट की जो मीनिंग पीपीसी में है वो और किसी डिक्शनरी में नहीं है, और पीपीसी की जो डिसऑनेस्ट मीनिंग है वो सिर्फ पीपीसी तक महदूद है, बाकी और स्टेट्यूट्स के अंदर हम इसको नहीं लेके जाते, क्योंकि सर्विस लॉज के अंदर भी डिसऑनेस्ट बंदे होते हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्यूटेशन होती है वो कुछ इलीगल एक्ट से होती है जिसमें करप्शन आ जाती है, मॉनेटरी करप्शन आ जाती है, लेकिन यहाँ जो डिसऑनेस्ट है उसका जो इम्पोर्ट या परपोर्ट है वो दैट इज क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल, वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, डिसऑनेस्टली रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। अभी इसकी इलस्ट्रेशन है, और इलस्ट्रेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आप सारी चीजें समझेंगे। A going in Z's library takes one book without Z's express consent. Here A was under the impression that he had Z's implied consent to take the book for the reading purpose only. A did not commit theft, but if A afterwards sells the book for his own benefit, he is guilty of offense of dishonest misappropriation. ठीक है ना, वो चीज लेकर गया। अभी लॉ की प्रिजम्पशन है ना, आइदर ही हैड एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट। जैसे कल मैंने आपको बताया था, ही टेक्स अवे द बुक, ऑन नेक्स्ट डे ही ब्रिंग्स द बुक बैक एंड कीप्स दैट एट द प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड टेकन दैट। इट मींस एंड द लाइब्रेरियन नोज ईच एंड एवरीथिंग दैट द बुक्स आर टेकन बाय दैट पर्सन इन दिस वे, he raised no objection, means there is implied consent। अच्छा, एक्सप्रेस कंसेंट तो इसीलिए नहीं, ना वो उसे पूछता है ना वो उसको इजाज़त देता है। तो यहाँ लॉ की एक अपनी एक प्रिजम्पशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉ की
जो लॉ की जो एप्लीकेशन है अगर 75 होती है तो 30% लॉ की प्रिजम्पशन होती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें साइलेंट होती हैं। जहाँ लॉ की चीज़ें साइलेंट होती हैं वहाँ प्रिजम्पशन काम आती है। तो एक यानी मेरा आर्टिकल था एक जो 1 जुलाई 2005 को डॉन में पब्लिश हुआ था, और आर्टिकल था लॉ ऑफ एविडेंस इन कुरान। मैंने पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं इस सेंटर के उनको कॉपी देता हूँ, नए जो भी होते हैं देता हूँ, लेकिन अभी चूँकि सेंटर की एक्टिविटी हमारे पास नहीं है तो उसके अंदर भी ये एक प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम का एक उसके अंदर मैंने एक रेफरेंस कोट किया था। उसके अंदर जो आर्टिकल था मेरा, मैंने उसके अंदर ये लिखा था, बड़ा आर्टिकल बड़ा था, वो फ्राइडे फीचर्स का था क्योंकि मजहबी आर्टिकल था, लॉ ऑफ एविडेंस इन कुरान। मैंने कहा पूरा जो लॉ ऑफ एविडेंस कुरान में कैसे, तो इन द लाइट ऑफ वर्सेस आई हैड रिटन दैट आर्टिकल। तो उसके अंदर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने जैद एक बंदा था, ही वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ यमन। तो उसको पूछा कि भाई नाउ यू आर गोइंग देयर एंड यू विल रूल देयर एंड यू हैव आल्सो टू डिसाइड दी मैटर्स एंड विल मेक डिसीजंस। क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि जो गवर्नर्स वगैरह होते थे वो साथ में चीफ जस्टिस का अहदा भी रखते थे, फैसले वगैरह भी वो करते थे। कभी कभार किसी जगह पे जब गवर्नर या ऐसे कोई होते थे तो अलग अलहदा भी होता था, लेकिन वो फैसले भी खुद करते थे। तो प्रॉफिट ने पूछा था हाउ विल यू डिसाइड द मैटर्स, बोला आई विल डिसाइड द मैटर्स इन द लाइट ऑफ इंजंक्शंस ऑफ होली कुरान। तो प्रॉफिट ने कहा कि इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल इन द इंजंक्शंस ऑफ होली कुरान देन व्हाट विल यू डू। तो जैद ने कहा देन आई विल फॉलो द डिक्टम एंड डिक्टेट्स ऑफ अहादीस ऑफ आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरी जो अहादीस भी उस पॉइंट पे ना हो तो फिर जैद ने कहा सर देन आई विल अप्लाई माई ओन रीजंस एंड प्रिजम्पशंस एंड विल डिसाइड। Prophet peace be upon him was very satisfied with this explanation। उस पे हमारे लॉ की बिल्डिंग है प्रिजम्पशंस की, कि जज कोई भी जब डिसाइड करे जहां उसको कोई सॉल्यूशन ना मिले, जहां उसको कोई वाया मीडिया ना मिले, तो लॉ मेकर्स ने उसको भी जुरिस्डिक्शन एलोकेट कर दी है। भाई आपको इनहेरेंट पावर्स हैं, आप इनहेरेंट पावर्स एक्सरसाइज करें। क्रिमिनल साइड पे लेजिस्लेशन ने हाई कोर्ट को इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन दी 561A में, आप इनहेरेंट पावर्स इस्तेमाल करें। क्यों कि भाई आपको काम करना है, इफ एनी सॉल्यूशन और वाया मीडिया इज नॉट प्रोवाइडेड देयर तो आप क्या करेंगे। तो उसमें वो भी मेरा एक आर्टिकल था जो पीएलडी के अंदर मैंने लिखा था कि सेक्शन 21 जनरल क्लॉज एक्ट, उसको भी मैंने एलाबोरेट लिखा था कि जहां जज को कहीं भी किसी भी जगह पे अपने रेमिडियल रिकोर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं मिलता देन रिसोर्ट अवेलेबल अंडर सेक्शन 21 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। ये मेरा आर्टिकल छपा था पीएलडी 1998 जर्नल और पेज नंबर 81। ये उस वक्त यानी 98 का आर्टिकल है। तो उसके अंदर भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई जज अपनी एक्सरसाइज इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन कैसे करता है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा था कि ये जिस तरह से इसके अंदर इम्प्लाइड कंसेंट आया, ये भी प्रिजम्पशन है। भाई एक बंदा है किताब लेके जा रहा है, लाइब्रेरियन उसको, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ एक बड़ी चीज़ आ रही है जो थेफ्ट की डेफिनेशन कल मैंने आपको 378 की बताई कि उसके अंदर ये था whoever removes or takes any movable property from the possession of the person without his consent। अभी कंसेंट उसकी है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई कंसेंट नहीं है लेकिन एतराज भी नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने कहा अगर कंसेंट है एतराज भी नहीं कर रहा तो देन इट विल बी टेकन टू बी कैलकुलेटेड एज इम्प्लाइड कंसेंट। अभी वो इम्प्लाइड कंसेंट आ गया। सिमिलर सेम ट्रेंड जो है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर मोहम्मद अल्लाह ऑन द काउंट ऑफ गिफ्ट्स। देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स टू एस्टेब्लिश द गिफ्ट। नंबर 1 कि डिक्लेरेशन बाय द डोनर, कभी मैं आपको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा हूं, देयर इज डिक्लेरेशन बाय द डोनर। एक्सेप्टेंस बाय द डोनी। अच्छा नाउ उस पे बड़ी एक कंट्रोवर्सी चली कि डोनी की एक्सेप्टेंस है नहीं एंड डोनी टेक्स पोजेशन, और एक्सेप्टेंस उसकी है नहीं। क्यों? एक्सेप्टेंस ऑफ द डोनी शैल बी एक्सप्रेस दैट यस
whatever you have gifted, whatever has been gifted by you, that is accepted by me. तो this is acceptance and acceptance should be expressed. लेकिन उसके अंदर तीसरा ingredient है, that is delivery of possession. When these three ingredients आर कंप्लीट, गिफ्ट इज कंप्लीट. अच्छा, फिर लॉ मेकर्स ने कहा कि भाई उसमें केस लाज आए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी कोर्ट्स में चली कि सही उसके अंदर उसने एक्सप्रेस जो है वो उसकी कंसेंट है नहीं कि भाई मैंने कबूल किया, तो फिर इंटरप्रिटेशन में चले गए, जो मैंने अभी आपको बताया प्रिजम्पशन में चले गए. भाई देखो, जब उसको प्रॉपर्टी मिली और उस प्रॉपर्टी को मेकर ने, डोनार ने डिक्लेयर किया और डोनी ने उसको एक्सेप्ट किया, सही एक्सेप्टेंस है नहीं, बोला एक्सेप्टेंस है ना, बोला वो कैसे, भाई वो उसने पोजीशन ली ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग ऑफ पोजीशन? टेकिंग ऑफ पोजीशन इज इम्प्लाइड कंसेंट. इफ ही हैड नॉट कंसेंटेड सो फार, तो वो आप पोजीशन कैसे लेते? तो ये लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इम्प्लाइड रोल होता है. देखो, ऑल दीज प्रोपोजिशंस आर पर्टेनिंग टू द सिविल लॉ, बट अभी हम उसको क्रिमिनल के अंदर लेके आ रहे हैं, तो लॉ को हम उसके पैरामीटर्स के अंदर पढ़ते हैं. लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पीपीसी में अप्लाई नहीं करता, सीपीसी अलग है, पीपीसी में अप्लाई नहीं करता. आज देखो, मैं आपको पीपीसी सीपीसी पीपीसी के अंदर लेके जा रहा हूं आज के लेक्चर के अंदर. हम आगे चलते हैं. तो ये जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर ये आया कि भाई एक बंदा जो है वो लाइब्रेरी में जाता है और उसको कोई उसकी कंसेंट नहीं है और बगैर कंसेंट के वो बुक ले जाता है और पढ़ने के लिए, तो ये थेफ्ट नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है दो देयर इज नो कंसेंट, बट व्हाट एवर the action of the laborer that can be reckoned or taken to be calculated as implied consent. अच्छा, A and B are joint owners of one house. A takes the house for his own use. He has right to do, but afterwards A sells the house and appropriates the whole proceeds to his own use. He is guilty under this offense. ठीक है, अपने लिए तो इस्तेमाल तो उसने किया क्योंकि दे आर जॉइंट ओनर्स, लेकिन अभी वहां उसकी फार्जरी तो आ गई कि उसने उसको यानी मिसअप्रोप्रिएट किया और एक्सक्लूसिवली उसके जो भी प्रोसीड्स थे वो उसने खुद जो है वो मिसअप्रोप्रिएट किए, तो फिर ये जो है गिल्टी हो गया अंडर दिस फॉर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. दिस इज इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन नंबर 2403. एक्सप्लेनेशन नंबर 2403 की ये इलस्ट्रेशन है. अगर आप पीपीसी के अंदर देखेंगे तो वहां भी लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरे साथ रहना स्क्रीन पे. एनी पर्सन फाइंड्स एनी प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन एंड टेक्स दैट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट और restoring to the owner and does not take or consume it, he is not guilty of the offense. भाई बंदा जा रहा है, उसको कोई चीज मिली, एक बॉक्स मिली, बॉक्स खुली हुई थी, उसने देखा, या पर्स मिली, उसके अंदर 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, उसने अपने यूज में नहीं लाए, कंज्यूम उसने नहीं की और उसने उसको प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, सिर्फ इस काज के लिए कि मैं इसके ओनर को रेस्टोर करूं. तो इसका मकसद ये नहीं है कि उस बंदे के पास अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो थीफ है या चोर है या गिल्टी है या उसने इस मकसद के लिए रखा कि भाई उसको क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट करें. लेकिन एक पॉइंट है, क्योंकि हम स्टूडेंट ऑफ लॉ है, हम हर चीज में तो कुछ ना कुछ तो सर्च करते रहते हैं कि भाई एक बंदा है, अगर सपोज कीजिए नीचे मेरा पर्स है, उसके पास है, वो उसके जेब में पड़ा हुआ है, मैंने उसको कहा भाई ये मेरा पर्स है, तो उसने कहा भाई आपका पर्स है, मुझे इस तरह से मिला है, तो लेकिन उस वक्त उसकी कस्टडी जो है मेरे पर्स की, उसके पास कस्टडी, तो वो किस कैपेसिटी में है? लीगली तो उसका कवर तो होगा ना. अभी व्हाट इज द कवर, legal cover to hold that property, in what capacity is holding that property? This is very important, क्योंकि उस वक्त अगर ये कोई भी लीगली उसको कोई भी शेल्टर नहीं है तो he will be deemed to be thief of that property. It means he has taken that property for the purpose of criminal misappropriate. So he will be held guilty of criminal misappropriation. irrespective of the fact he has not consumed that property. लेकिन लॉ की प्रिजम्पशन ये है, लेकिन लॉ ने उसकी वाया मीडिया दी है. अगर उस पोजीशन में जो बंदा प्रोटेक्ट करता है,
और इस पर्पस के लिए रखता है कि मैं रेस्टोर करूं और उसको कंज्यूम नहीं करता है, तो वो ऑफेंस का गिल्टी नहीं है। बट नाउ बट इज समथिंग डिफरेंट। बट मीन्स, बट को आप नॉन एब्स्टेंट क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि बट के बाद नई चीज आती है जो इससे डिफरेंट है। But he is guilty when he converts that property into his own use. Otherwise, he is not guilty if took steps to discover the owner and gave him notice and kept the property for reasonable time, but nobody turned up. ठीक है, उसने अखबार में भी दिया, सब कुछ किया, कोई बंदा नहीं आया, वो क्या करे? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है इस्तेमाल कर दो, आप इस तरह से इस्तेमाल कर दें जैसे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। लॉ ये कहता है, लेकिन कहाँ ये लॉ कहता है? वो नीचे है, हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। It is not necessary that finder shall know. It is not necessary that finder shall know who is the owner of the property. अभी पर्स है, उसके अंदर 50,000 रुपए मिले, अभी उसको क्या पता है कौन है? कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, खाली पैसे है। It is not necessary that finder shall know who is the owner of property, or that any particular person is the owner of the property. Then he converted into his own use if nobody is turned up, despite his every effort taken so far, or in good faith believe that real owner cannot be found out. महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रखा, अखबार में दिया, सबको दिया, लेकिन कोई भी नहीं टर्न अप हुआ, तो लॉ कहता है कि आप वो प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे जैसे ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? ये लॉजिकल चीजें हैं जो समझ में आ रही हैं। माय ओन इलस्ट्रेशन, ये मैंने बनाई है, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये पीपीसी के अंदर नहीं है, ये मेरी बनाई हुई इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर मैं पूरा जो ऑनवर्ड लेक्चर है यहां से निकलता है, इस इलस्ट्रेशन से ऑनवर्ड लेक्चर फ्लो करता है। अभी जरा गौर से देखना मेरी इलस्ट्रेशन, एंड इट इज लीगल एंड वेरी कंप्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। A finds a box containing some jewelers. A takes every step to find out its owner and made it public through newspaper. 3 persons turned up with claim of ownership. The signs of the goods they furnished were believable and non-believable. It was difficult for A to hand over the bag to any particular person. He filed interpleader suit under section 88 CPC, followed by the procedure under order 35 and related rules, or any of those 3 persons filed suit under section 10 of special defect. देखिए यहां क्या है कि उसके पास ज्वेलर्स की मिली, उसके अंदर पैसे भी थे या ज्वेलर्स भी थे, सारी चीजें थी। उसने कोशिश की, अखबार में दिया, डॉन अखबार में दिया, नोटिस आ गया डॉन में, 3 बंदे आ गए, उन्होंने कहा भाई हमारे, उन्होंने कहा भाई निशानियां बता दें, उसके अंदर प्राइस बॉन्ड्स भी हैं, उसके अंदर ज्वेलरी भी है। तो जो उन्होंने निशानी उनको बताई, कुछ बिलीवेबल थी, कुछ नॉन बिलीवेबल थी, उसके लिए डिफिकल्ट हो गया मैं किसको दूं। He had no interest in that bag. He wanted to give a return bag to its actual owner, but he could not decide. He was not a court. He could not lead evidence. He could not trust or non-trust to anybody. उसके पास ऐसी कोई वाया मीडिया या कोई चैनल नहीं था जिसको ये एडजज करे या समझे, एनालाइज करे हु इज द रियल ओनर। उसने कहा भाई मैं जो है वो आप लोगों को नहीं दूंगा। तो लॉ ने उसके लिए प्रोवाइड किया कि भाई आप इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम सच botheration and to hand over the bag to the actual owner, it will be appropriate in the fitness of things that you should seek a remedial recourse by filing a lawsuit. And what shall be that lawsuit? That lawsuit is entrepreneur suit. This entrepreneur suit is filed under section 88 CPC, जो हम नीचे डिस्कस करते हैं, और उसके जो रिलेटेड रूल्स हैं जिससे वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है। क्योंकि सीपीसी के अंदर अगर 88 में इंटरप्रेटर सूट है तो इंटरप्रेटर सूट के दाखिल करने का तरीक़ेकार, मेथड, वे वो ऑर्डर 35 के अंदर है। क्योंकि ये जो है ये प्रोसीजरल लॉ है,
ये सबस्टेंशियल लॉ है सीपीसी का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर सेक्शंस आते हैं, और उसका जो सेकंड पार्ट है रूल्स वाला वो कहलाता है प्रोसीजरल। तो ऑर्डर 35 जो उसके जो रूल्स हैं वो है प्रोसीजरल लॉ। लेकिन इसके अंदर आगे और भी चीज आ गई, आर एनी ऑफ दोज 3 पर्सन्स फाइल सूट अंडर सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ स्पेशल इफेक्ट। उन 3 बंदों को एक यानी थोड़ा यानी यानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप कहें या एक एप्रीहेंशन कहें हो गया कि हो सकता है कि ये जो ए है ये किसी एक ऐसे बंदे को ये सारी चीज़ें दे दें जो इसका मालिक नहीं, क्योंकि तीनों में से एक तो मालिक था लेकिन ए डिसाइड नहीं कर सका कि 3 में से असली मालिक कौन है। लिहाजा उसने कहा कि भाई मैं आप लोगों की जो निशाने आपने दिए हैं वो बिलिएबल और नॉन बिलिएबल हैं, लेकिन मैं एक को नहीं दे सकता, अभी मैं कोई लीगल रिकोर्स देख रहा हूँ। ठीक है ना, उसके लिए उसने सोचा कि लीगल रिकोर्स ये है कि सेक्शन 88, यहाँ इलस्ट्रेशन है ना, वो उसको तो पता नहीं होगा सेक्शन 88 का, लेकिन ये है कि उस वकील के पास गया, वकील ने उसको ये सजेस्ट किया, उसने ये सूट दाखिल किया। तो इलस्ट्रेशन के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो तकरीबन सारे सीनरियो को कंपाइल करके हम फिर इलस्ट्रेशन बनाते हैं। लेकिन दूसरी बात जो इससे भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी, उसमें जो एक बंदा था जिसको ये एप्रीहेंशन हो गया भाई ये हो सकता है मेरी वैल्यूएबल बॉक्स है उसके अंदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी है, किसी ऐसे बंदे को दे दे, फिर मैं क्या करूँगा। उसने उसके लिए वो सूट दाखिल करेगा, वो सूट जो दाखिल करेगा वो करेगा सेक्शन 10 ऑफ द स्पेशल इफेक्ट। ठीक है ना, अंडर सेक्शन 10 ऑफ दी स्पेशल इफेक्ट में। अच्छा, हम ये 88 भी पढ़ते हैं और उसके रूल्स भी पढ़ते हैं और सेक्शन 10 भी पढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके लिए सही एप्रोप्रिएट केस दाखिल करने का क्या तरीक़ेकार है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि ये इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर एक बंदा है हु इज़ फाइंडर ऑफ द गुड्स and he want to return back to its actual owner. He does not misappropriate that property or those goods. He want to deliver those goods to the actual person. He is taking every possible step to hand over the property to the actual person, and for that he has preferred a remedial recourse which according to legal experts is available under section 88 CPC, and under section 88 CPC is the interpleader suit. Similarly, this person can file interpleader suit, but the person, 3 persons, among them, one is the actual owner of the property. He wants his remedial through lawsuit that this property, he is owner of the property and property shall be restored to him. Then his remedial recourse, out of those 3, one who is the actual owner of the property, his remedial recourse is available under section 10 of the special effect. We shall डिस्कस बोथ दीज प्रोविजंस ऑफ लॉ। उसके अंदर फिर ये इलस्ट्रेशन क्लियर होती जाएगी कि भाई व्हाट शैल बी द एप्रोप्रिएट रेमिडियल रिकोर्स एंड हु इज एंटाइटल्ड फॉर द बॉक्स। और उसके अंदर सीरीज ऑफ द प्रोविजंस जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारी कंट्रोवर्सी अच्छी तरह से हम इसको डिस्कस भी करेंगे और बहुत सारे लॉ के प्रोविजंस आप समझ भी जाएंगे। आगे चलते हैं, सेक्शन 88 सीपीसी हम पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 88 कहता है वेयर 2 और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली, तो वहां 3 है ना, तो माना ये भी आ गया। अगर एक पर्सन होता क्लेम एडवर्सली तो 88 सीपीसी का सूट दाखिल नहीं होता। इफ देयर इज वन क्लेमेंट देयर विल बी नो सूट, क्यों, प्रॉपर्टी उसको दी जाती है। लेकिन 2 और मोर क्लेमेंट्स, तो जो बंदा है जिसके पास प्रॉपर्टी है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं किसको दूं, तो इसीलिए यहां आया वेयर 2 और मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन एंड अदर। एडवर्सली, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। टू सम डेबिट, कोई भी ऐसा डेबिट है या बंदा है वो मर गया, अभी उसका किसी के पास डेबिट है और वो डेबिट देना चाहता है, तो उसको बच्चे कहते हैं बाबा ने कहा कि आपके पास उसका कर्ज है और आप हमें दें, दूसरे ने कहा हमें दें, तो ये डेबिट उसने कहा भाई आपके बाप ने आपको कहा आपको दूं, मैं उसके डेबिट मेरे पास है 100 रुपया उससे मैंने लिया था, अभी मैं किसको दूं। अभी 100 रुपया तो 100 साल पहले की बात है, अभी समझे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मैं किसको दूं।
तो वो जब डिसाइड नहीं करेगा तो कोर्ट में जाएगा। सही, आप एविडेंस ले लें, उससे पूछें किसके हैं, मैं लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, कोर्ट रखे और कोर्ट किसी एक को दे दे जो इसका एंटाइटल्ड हो। वेयर टू आर मोर पर्सन्स क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर टू सम डेबिट सम ऑफ मनी आर अदर प्रॉपर्टी मूवेबल आर इमूवेबल, क्योंकि यहाँ इंटरप्रीटर सूट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, फ्रॉम एन अदर पर्सन हु क्लेम्स नो एडवर्स इंटरेस्ट, उसके पास भाग से ज्वेलर्स की, लेकिन वो कहता है मेरी नहीं है, मुझे इस तरह से मिली है, मैं राइटफुल क्लेमेंट को देना चाहता हूं, मेरा इसके अंदर कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं है, अदर देन फॉर चार्जेस ऑफ कास्ट, भाई मेरे चार्जेस है, मैंने इसको 2 महीने तक संभाला है, डॉन का मैंने आर्टिकल दिया है, 35-40 हजार का आर्टिकल हुआ है, फिर मैंने इसको पब्लिसाइज किया है, मेरा बिजनेस जो है काफी दिन से बंद रहा, मैंने इसके लोगों को ढूंढा, मुझे चार्जेस तो दो, ही इज एंटाइटल्ड। लॉ ने उसको चार्जेस के लिए एंटाइटल्ड किया है, उसके भी प्रोविजंस हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चार्जेस आर कास्ट, उसने कहा भाई मैंने सूट दाखिल किया, वकील को एंगेज किया, कोर्ट फी यहाँ मैंने पे की, वो सारे पैसे तो हमें दे दो, एंड हु इज रेडी टू पे आर डिलीवर टू द राइटफुल क्लेमेंट, वो कहता है कोर्ट को सही मैं देता हूँ, आप क्लेमेंट को दे दें, अगर नहीं तो मेरे पास है, जिसका भी आप डायरेक्ट करेंगे मैं उसको दे दूंगा। सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर इंटरप्रीटर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ obtaining a decision as to person to whom delivery is to be made। यहां 1 मिनट के लिए मैं आपको स्टॉप करता हूं, 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहें, मैं आपको जरूरी चीजें बताता हूं। ये सिविल सूट के एम्बिट से ये सूट बाहर जा रहा है, इस सूट के अंदर जो बंदा प्लेंटिफ है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको काज ऑफ एक्शन कैसे हुआ, और इसकी डिक्री जो पास होगी वो डिफेंडेंट्स के फेवर में जा रही है, तो इस डिक्री का ये बेनिफिशियरी होगा, आंसर इज नो। देन हाउ ऑल दी सराउंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द सूट आर एडजस्टेड। नंबर 2, हर केस के अंदर हम लिस्ट ऑफ द लीगल हेयर्स देते हैं। लीगल हेयर्स देने का मकसद क्या होता है कि वेदर सूट विल बी अबेटेड और सर्वाइव इन केस एनी ऑफ द पार्टी डाइज, तो इसके जाने से या मरने से सूट पर असर पड़ेगा, बोला नहीं। तो फिर ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें 1 मिनट के लिए खामोश कराती हैं कि भाई इस सूट की नेचर आया, ये जो सारे जो प्रोविजन सीपीसी के हैं जो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं ये तो रिडिक्यूल हो जाएंगे। तो लॉ ने कहा कि रिडिक्यूल हो या ना हो, लेकिन एक सेट प्रोसीजर अब सीपीसी ने दिया है, आप उसको फॉलो करें। तो उसके सपोर्ट में जो प्रोविजंस चल रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। आर्टिकल 35 रूल 5 सीपीसी, आर्टिकल 35 रूल 5 सीपीसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आई है जिसके लिए मैंने इसका हवाला दिया है। एजेंट्स एंड टेनेंट्स में नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्रीटर सूट। कभी कभार क्या होता है कि टेनेंट के पास उसकी टेनेंसी 2-3 लाख की रह जाती है, वो कहता है कि भाई उसने वसीयत की कि मैं इसके बेटे इसको दे दूं, और एजेंट मींस पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास होता है, तो ये दोनों को इंटरप्रीटर सूट से एक्सक्लूड किया गया है। आर्टिकल 35 रूल 4 सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आपके किताब में आप उसको पढ़ना, उसके अंदर लिखा गया है कि इंटरप्रीटर सूट का फेट जो है वो दैट इज टू बी डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट हियरिंग। वो क्यों? जब प्लेंटिफ का इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई अपनी एविडेंस देना नहीं चाहता, वो उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, वो उस प्रॉपर्टी का क्लेमेंट नहीं है, तो फिर वो एविडेंस देकर क्या करेगा? वाट एवर इज एविडेंस दैट इज प्योरली बेस्ड विद इन द एम्बॉडीमेंट्स एंड कंटेम्पलेशन ऑफ द एवरमेंट्स इन द प्लेंट। एंड व्हाट आर दोज एवरमेंट्स? भाई ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं इसका कस्टोडियन हूं, मैं क्लेमेंट नहीं हूं, क्लेमेंट 2 हैं, ये जो डिफरेंट मैंने खुद शो किए हैं ये क्लेमेंट्स हैं, आप इनमें किसी एक को दे दें जो राइटफुल ओनर या क्लेमेंट हो, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बाय वे ऑफ एविडेंस एंड आफ्टर एप्रिशिएटिंग एविडेंस। तो लॉ कहता है आर्टिकल 35 रूल 4 सीपीसी के अंदर
The fate of the interpreter suit is to be decided on the first hearing. What is first hearing? वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको अच्छा खासा मुख्तलिफ प्रोविजंस क्लब करके बताए थे। आगे चलें। यहाँ अभी तीन में से एक बंदा वो है जो केस दाखिल कर रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी उसके पास है, बैग उसके पास है। ये तो इंटरप्रीटर सूट दाखिल नहीं कर सकता। इंटरप्रीटर सूट तो वो दाखिल करेगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जो कस्टोडियन होगा, जो पजेसर होगा प्रॉपर्टी का, वो करेगा। अभी जो ओनर है, जो क्लेमेंट है, उसको नहीं दे रहा, वो क्या करे? व्हाट स्टेप शैल ही टेक? क्योंकि नहीं दे रहा, बोला मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। अच्छा, वो इंटरप्रीटर सूट दाखिल नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बोला मुझे मिलिए, आपकी निशानियां सही नहीं है, वो इस आसरे पे बैठा हुआ है। लॉ ने कहा जब कोई भी राइटफुल ओनर ना हो तो आप इसको अप्रोप्रिएट कर दें, आप इसको अपने यूज में कन्वर्ट कर दें। तो मैं अपने यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे यूज में कन्वर्ट करेगा, मैं इसका राइटफुल ओनर हूं। तो लॉ ने उसको रेमेडी दी है। रेमेडी कौन से प्रोविजन में है? वो प्रोविजन है सेक्शन 10। वो क्या कहता है, हम पढ़ते हैं। सेक्शन 10 स्पेशल इफेक्ट, recovery of specific immovable property. A person entitled to the possession of a specific movable property may recover the same in the manner prescribed by CPC. जो बंदा उस प्रॉपर्टी के रिकवरी का एंटाइटल्ड हो, वो उस मैनर में उससे लेगा जो प्रोसीजर सीपीसी के अंदर है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, उसके अंदर अगर हम सूट दाखिल करेंगे तो ऑल दीज स्टेट्यूट्स बारो प्रोसीजर फ्रॉम सीपीसी, क्योंकि सीपीसी इज प्रोसीजरल लॉ, और प्रोसीजरल लॉ की सपोर्ट जो भी स्टेट्यूट दूसरों को मिलती है वो सीपीसी से मिलती है। एक एक्सप्लेनेशन है जो सेक्शन 10 स्पेशल रिलीफ एक्ट की है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस एक्सप्लेनेशन का इसके साथ लिंक है। इस कंट्रोवर्सी जो मैंने जो इलस्ट्रेशन अपनी बनाई है उसके साथ उसका लिंक है। वो कैसे, अभी आप पढ़ना। A special or temporary right to the present possession of property sufficient to support a suit under this section. वो राइट शो करता है भाई ये मेरी है। अभी उसके पास प्राइस बॉन्ड्स भी हैं, उसके अंदर ज्वेलरी भी है, अभी उसके पास उसकी एविडेंस है, प्राइस बॉन्ड्स का नंबर है। He will show before the court, then court will agree that this property is hailing to this person. Illustration देखिए। A deposits some books and documents for safe custody with B. B loses them and C finds them, but point blank refuse to deliver to B when demanded by B. यहाँ हमारी इलस्ट्रेशन जो है ना, वो हमारी कंट्रोवर्सी उससे रिलेटेड है। भाई उसको एक बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मिले, बी से वो ए ने बी को दिए, बी से वो मिसप्लेस हो गई और सी को वो मिले, और जब सी से उन्होंने मांगे तो उसने रिफ्यूज कर दिया। बी में रिकवर देम फ्रॉम सी, लॉ कहता है बी में रिकवर देम फ्रॉम सी सब्जेक्ट टू सीज राइट इफ एनी अंडर सेक्शन 168 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी ये बंदा इससे ज्वेलरी और वो बॉक्स ले रहा है, लेकिन यहां ये कहता है वो लेगा, लेकिन अंडर दी कंटेम्पलेशन ऑफ सेक्शन 168 सीआरपीसी सब्जेक्ट टू कंडीशन। 168 क्या कहता है? राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में sue फॉर स्पेसिफाइड रिवॉर्ड ऑफर्ड। अभी उसको गोल सस्यू करेगा, वो कहेगा से मेरे पास बैग तो है, मैंने डान में उसका आर्टिकल दिया, मैंने 2 महीने तक उसको सर्च किया, क्या ये सारा सब कुछ मैं इसको दे दूं? मेरा इसके ऊपर कोई राइट नहीं है, ये मैंने सारा घर का खर्च किया, मेरे पास गुड्स हैं, इसको बोलो मुझे रिवार्ड देना। उसका रिवार्ड इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 168 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। This point is left here and will be taken after discussing the following point. यहाँ मैंने इसको डिफर किया है फॉर द टाइम बिंग। आखिर में जब उस पॉइंट पे मैं आया तो फिर मैं इसको लूंगा। यहाँ इस स्टेज पे मैंने इसको डिफर किया है।
ठीक है ना, आई हैव लेफ्ट ओवर हियर एट दिस जंक्चर। आगे में एक और पॉइंट जो आपको पहले सेक्शन 88 वाली बताई थी, इंटरप्रेटेबल सूट वाली, वो लेके चलता हूं आगे, फिर मैं इसको लिंक करूंगा, क्योंकि इसको अभी यहां से लिंक करता हूं आगे, तो फिर 88 सीपीसी का हमारा जो सूट है उसके अंदर जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। उसको सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए मैंने टाइम बीइंग इसको डिफर किया है। In the foregoing explanation, I told you one thing, that what is responsibility of the finder of goods? To search the person, जो अभी उसको मिला, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइंडर ऑफ द गुड्स वो क्या है, वो ये है कि टू सर्च द पर्सन, नंबर 1, भाई उसको तलाश करो, जिसकी ये चीजें हैं आप उस तक पहुंचा दो, आप तलाश करो आप उस तक पहुंचा दो। नंबर 2, गिव हिम नोटिस इफ नेम इज नोन, उसको नोटिस दो अगर नाम मालूम है तो। वेट फॉर टाइम टू मेक गुड द रिटर्न, अभी आप उसका इंतजार करें जब तक उसकी कंप्लीट वापसी हो जाए। अदरवाइज कन्वर्ट इनटू हिज ओन यूज व्हेन नो ओनर इज फाउंड, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड्स। भाई आप प्रिजर्व करें, वेट करें सफिशिएंट टाइम के लिए, कोई ना टर्न अप हो तो ये कर दें। In these circumstances, what is the responsibility of the person holding goods in his possession? What is the responsibility? देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। मैंने कहा था ठीक है पर्स उसके जेब में पड़ी है और पर्स मेरी है, अभी मैं उसको क्या समझूं, थीफ समझूं या उसको गुड फेथ में समझूं, लेकिन उसका स्टेटस लीगल क्या है आपको मैंने कहा था ना पहले, और मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा। अभी स्टेज आ रही है, मैं बताऊंगा कि उस बंदे की वो स्टेटस उस पर्स रखने का क्या है, व्हाट इज द स्टेटस। वो स्टेटस से सेक्शन 71 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, वो किस स्टेटस में वो गुड्स रख सकता है, दैट इज अंडर सेक्शन 71 कॉन्ट्रैक्ट। 71 कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अ पर्सन who finds goods belonging to another and takes them into his own custody is subject to the same responsibility as a bailey। अभी देखिए, a person who finds goods belonging to another, हमारी लिंक से देखो ये क्लियर चीज आ गई कि उसके पास एक चीज थी उसको मिली, फाइंडर ऑफ द गुड्स, उसने उसका अखबार में दिया और अपने पास रखा, अभी ही इज रिटेनर ऑफ द गुड्स, देन व्हाट इज हिज कैपेसिटी, whether his capacity is genuine and he is entitled legally to retain that property, and whether what is his status to retain that property or retain those goods legally, his status यहाँ define किया गया, a person who finds goods belonging to another and takes them into his own custody is subject to the same responsibility as a bailey। अब bailey क्या है? Now it is again very good question, what is the bailey? Let us find out the purport of bailey from the following provision। 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बेलमेंट है, इसके अंदर बताया गया है कि हु इज बेली। वी विल फाइंड आउट द इंपोर्ट एंड डेफिनेशन ऑफ बेली विथ रेफरेंस टू सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, बेलमेंट के अगर माना डिक्शनरी में देखेंगे तो यही है, बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स डिलीवर करता है। बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, वो पर्पस के लिए डिलीवरी करता है अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इससे उसका कंट्रास्ट है 71 का, वो मैं आपको डिफाइन करूंगा, लेकिन इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से। That they shall when the purpose accomplished be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivered them। The person delivering the goods is called the bailor and the person whom they are delivered is called the bailey। देखिए आप कोई सूट अपना सलवार कमीज वाशरमैन को धुलाई के लिए देते हैं, इट इज अ बेलमेंट, वो धोता है, उसका स्टेटस क्या है, उस आपके कपड़ों को कस्टडी में रखने का, व्हाट इज द स्टेटस, इज अ बेली।
चूंकि ये सूट आपका है तो आप क्या है इसके अंदर, यू आर बेलर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई आप सूट को धोएं, वो आपको रसीद देता है। रसीद में कितने पैसे होते हैं, 50 या 100 होते हैं भाई, तो आप वो अपने जेब में रखते हैं। तो उस वक्त आपका स्टेटस जो लीगल है वो ये है कि आप बेलार हैं, वो बेली हैं, और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 100 रुपये की कास्ट है उसकी धुलाई की। आप उसको 100 रुपया देंगे, फिर आप उसे लेंगे, आपको ऐसे वो नहीं देगा जब तक आप उसको, हालांकि आपका सूट देखेंगे, आप वहाँ बिल्कुल सूट जो है ना आप देखेंगे सामने, आपको हैंड ओवर जब तक नहीं करेगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उससे लेंगे ज़बरदस्ती, भाई मेरा अपना सूट है, और उसको प्राइस या कास्ट उसको नहीं दी, यू हैव कमिटेड द अफेयर्स ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट। ठीक है ना। तो इसका मकसद ये हुआ कि आप जो हैं वो कोई भी, आप ये हर चीज़ पे आप इसे अपने मोची के पास जाते हैं, आप शू जो है ना वो पॉलिश कराते हैं, ये भी बेलमेंट है। वो शू पॉलिश करता है और आपको देता है, आप उसको 50 रुपए देते हैं। आप मैकेनिक के पास जाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ये भी बेलमेंट है। वो आपकी गाड़ी बनाता है, आप उसको चाबी देते हैं, कस्टडी हैंड ओवर करते हैं, फिर वो बनाने के बाद आपको कीमत बताता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है भाई, 500 लूंगा, आप उसको देते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं, तो ये बेलमेंट है। तो उसके अंदर जो बंदा रिटेनर ऑफ द गुड्स है उसका स्टेटस है बेली, और बेली और बेलमेंट इज आउटकम ऑफ सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। लेकिन उसको लॉ मेकर्स ने रिलैक्स कर दिया आर्टिकल 71 के अंदर कि भाई ये जो बेलमेंट है उसके अंदर जो बेली का स्टेटस है वो है जो इसको यानी ओनर का पता ही नहीं है कौन है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई आपको तो बेलमेंट कैसे, बेलमेंट तो भाई इस तरह से होती है कि वो बंदा जब आपको दे ना, उसने तो आपको नहीं दी, वो तो आपको मिली, लेकिन यू आर पजेसर आर रिटेनर ऑफ द गुड्स। इन व्हाट कैपेसिटी यू आर होल्डिंग दोज गुड्स। तो लॉ ने उसको प्रोटेक्शन दिया, भाई ठीक है आप ये गुड्स जो है बोनाफाइडली अपने पास रखें, और योर लीगल स्टेटस इज दैट ऑफ अ बेली। लेकिन चूंकि उसको आगे जो है वो मजीद क्लियर किया गया है कि बेलमेंट बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी होती है, वो कैसे, वो मैं नीचे आपको समझाता हूं। इलस्ट्रेशन, A is a horse for his riding, B allows C as a member of his family to use the horse. Although C rides with care, but the horse accidentally falls and is injured, B is liable for compensation to the injury caused to the horse. तो उसने उसको अलो किया एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, और उसने जो है ना नुकसान कर दिया, तो वो कंपनसेशन उसको देगा, क्योंकि जब वो उस बेलमेंट के अंदर यानी कोई नुकसान होता है तो उसके अंदर कंपनसेशन आती है। दिस इज दैट थिंग। 167 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, अ पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम्स गुड्स बेल्ड, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bearer and to decide the title of goods। आप ये समझा, इसका मकसद ये है कोर्ट के अंदर एक ऐसी चीज है जिसके क्लेम एक पहले बंदे ने दाखिल कर दिया है कि मैं इसका मालिक हूं, मीन्स बेलार हूं, ये चीज आप मुझे दे दें। लेकिन एक दूसरा बंदा वहां जाता है और कहता है कि ये गुड्स मेरी हैं, और जो आपके पास क्लेमेंट है आप उसको ना दें, ये मुझे दें, और मुझे देने से पहले आप टाइटल डिसाइड करें कि इसका इंटाइटल्ड मैं हूं या ये है। ठीक है ना। ये है 167 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ क्वेश्चन अंडर व्हिच प्रोविजन ही विल अप्लाई बिफोर द कोर्ट।